सो गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेल और फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का ये लेक्चर देखेंगे, काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट और काफी शानदार है। आज फिर कुछ सॉफ्टवेयर ने ऐसा ही काम किया। मुझे लग रहा है कि ये गर्मी की वजह से लैपटॉप में थोड़ा सा सॉफ्टवेयर जो है वो थोड़ा सा हैवी पड़ जा रहा है, इसलिए नहीं चल पा रहा है। फिर से वीडियो जो है वो सेकंड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पर अच्छी बात आज ये है, आज मैंने जो पीपीटी थी वो पहले ही कॉपी कर ली थी। तो आज आप लोगों को ये जो पीपीटी के अंदर ये जो हरकतें देखने को मिलती हैं वो आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक नई पीपीटी जो थी वो सेव कर ली थी अलग से। तो आप लोगों को क्लियर पीपीटी नजर आएंगी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ऐसी हरकतें चल रही हैं तो हो सकता है कोई ऐसी कंडीशन बन जाए, और वही कंडीशन बनी। चलिए कोई नहीं, ये थोड़ा सा दोपहर का टाइम हो जाता है ना, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। कोशिश करते हैं कल इसको 11 बजे से पहले पहले वीडियो को लेकर आते हैं, ताकि जो चीज़ें हैं वो भी थोड़ा सा टाइम पर आ जाएं, और इसी तरीके से थोड़ा सा जो ये लैपटॉप भी है वो भी अपना इसी तरीके से चीज़ों को नॉर्मलाइज करके आगे बढ़े। ठीक है, चलिए कोई नहीं, आइए एंजॉय करते हैं। हालांकि जो पहले वाला लेक्चर था वो मैंने 12 बजे रिकॉर्ड कर लिया था, पर लेकिन सेव नहीं हुआ। फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैंने सोचा यार थोड़ा सा भी रेस्ट करते हैं, उसके बाद में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि गर्मी भी लग रही थी काफ़ी ज़्यादा। तो चलिए एंजॉय करते हैं, लेक्चर को ढंग से अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे वर्ल्ड लाफ्टर डे के बारे में। अगर दिन में एक बार आप लोग हंसो ना, तो इसका मतलब ये है कि जिंदगी जो है अच्छी नहीं जा रही है। एक तो हंसने का मौका यही मिल गया, फिर से हंसो कि सर फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं, थोड़ा सा हंस लो, चेहरे पर मुस्कान लेके आओ। अच्छा, लाइफ में थोड़ा सा हंसते रहना चाहिए इंसान को। तो देखिए, दिन में कम से कम एक बार तो जरूर हंसना चाहिए, और कभी भी अपनी हंसी में आप लोगों को कंजूसी नहीं बरतनी है। जब भी मौका मिले, जब भी कहीं भी कोई भी जोक हो, कोई भी बच्चा कुछ ऐसी नौटंकी हरकतें करता हुआ नजर आए, कोई भी चीज आप लोगों को देखने को मिले, तो उसमें जरूर हंसिए। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि पता चला किसी इंसान की डेथ हो गई, वहां पर जा रहे हैं तो हंस रहे हैं, वो थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाता है। पर लेकिन नॉर्मल तरीके से कोशिश करो, जहां पर भी आप लोगों को मौका मिले वहां पर जरूर हंसिए, जहां पर हंसने लायक कोई माहौल हो। ठीक है, सबसे पहले यहां पर बात करते हैं वर्ल्ड लाफ्टर डे के बारे में। तो वर्ल्ड लाफ्टर डे जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया के साथ में इसका कनेक्शन है। ये सबसे पहले तो बात करते हैं कि संडे को, जो मई महीने का पहला संडे होता है, उसमें ये सेलिब्रेट किया जाता है हर एक साल। जैसे इस साल जो पहला संडे पड़ रहा है वो 3 मई को पड़ रहा है, यानी कि कल के दिन। तो ये जो 3 मई को वर्ल्ड लाफ्टर डे सेलिब्रेट किया जाएगा। फर्स्ट टाइम जो यहां पर ये सेलिब्रेशन हुआ था, ये हुआ था जनवरी 10, 1998 में, और मुंबई के अंदर यहां पर ये हुआ था। उस टाइम पर ये जो बेसिकली अरेंज किया गया था, जो यहां पर फाउंडर थे वर्ल्ड वाइड लाफ्टर योगा मूवमेंट के, इनका नाम था डॉक्टर मदन कटारिया। तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। तो इनके द्वारा यहां पर ये बेसिकली अरेंज किया गया था। बेसिक यही है कि देखिए, अगर आप लोग हंसते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, एक तरीके से पावरफुल इमोशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, और कहीं ना कहीं कितने भी टेंशन में क्यों ना हो, एक बार हंसी अगर आ जाए तो वो टेंशन आप लोगों की दूर हो जाती है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, माइंड जो है वो भी काफी अच्छे से सपोर्ट करता है। अगर आप लोग हंसते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी रिलैक्स फील करता है। तो इसीलिए यहां पर ऑल ओवर वर्ल्ड में शांति की जरूरत है। जरा जरा सी देर पर गुस्सा आ जाता है लोगों को, तो हंसना काफी जरूरी है। तो इसलिए हंसते रहिए और हंसाते रहिए, और इसी तरीके से लाइफ को एंजॉय करते रहिए। आगे चल क्विज है आप लोगों के सामने, अच्छे से इसको अटेम्प्ट कीजिए, फिर इसके बाद में मैं आप लोगों को आंसर बताता हूं। इससे ये पता चलेगा कितने अच्छे से आप लोगों ने लास्ट डे वाला लेक्चर सुना था, और बिना ऑप्शन के एक बार क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सीख लिया, तो फिर ये समझिए लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आप लोग फेस नहीं करेंगे। तो यहां पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है यहां पर वर्कर्स डे के बारे में, या फिर इंटरनेशनल वर्कर्स डे के बारे में। ये 1 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर हिस्ट्री से बन सकता है आप लोगों के लिए। हमारी कंट्री में जब फर्स्ट टाइम ये सेलिब्रेट किया गया तो मद्रास में सेलिब्रेट किया गया, जिसको आज के डेट में आप लोग चेन्नई बोलते हैं। तो यहां पर ये सेलिब्रेट किया गया लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान के द्वारा। तो 1 मई कौन से ईयर में ये सेलिब्रेट किया गया, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है USCIRF के बारे में। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसके द्वारा अभी हमारी कंट्री की जो रैंकिंग थी वो डाउनग्रेड कर दी गई है, कंसर्न ऑफ पर्टिकुलर, जो यहां पर कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में ला दिया गया है। इसका मतलब अभी आप लोगों को बताऊंगा जब डिस्कस करूंगा आंसर। ये आप लोग फुल फॉर्म बताइए। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात की जा रही है, किसके द्वारा ये रिलीज की जाती है। इस रिपोर्ट के हिसाब से माने तो 2.6 मिलियन जो लोग हैं हमारी कंट्री में, वो सफर कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की वजह से। ड्यू टू किसकी वजह से? ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी रिसेंटली अगर हम लोग बात करें, प्रसार भारती के द्वारा एक डेटा बताया गया, जिसमें बोला गया कि 77 मिलियन जो लोग हैं वो यहां पर एक दिन में, यानी कि 16 तारीख को जो रामायण थी वो
रामायण है यहाँ पर जो सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा देखी गई, ठीक है। तो ये एक ग्लोबल लेवल पर ये रिकॉर्ड यहाँ पर इसके द्वारा बनाया गया, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर रामायण हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो साइबर अटैक के बारे में बात की जा रही है, जब से आप लोगों ने घर से काम करना स्टार्ट किए हैं, ऑनलाइन जो भी चीजें आप लोग कर रहे हैं, जो भी सारी चीजें आज के दिन में ऑनलाइन चल रही हैं, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, तो इसके चलते एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पर सचेत किया गया है ताकि यहाँ पर जो साइबर अटैक है वो हो सकते हैं आने वाले टाइम में, और कई सारे अटैक हो भी रहे हैं। तो थोड़ा सा एक ध्यान रखकर चलने की बात की गई। तो कौन सी है यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन? स्पेशल रिपोर्ट 301 ये किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यूएसटीआर बोलते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। फर्स्ट टाइम 1989 में पब्लिश की गई थी यूएसए के द्वारा, ठीक है। तो पूरा नाम क्या है इसका? कौन से आर्टिकल में यहां पर यह बताया जाता है कि जो माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशन है, जो माइनॉरिटी या फिर आप लोग रिलीजियस माइनॉरिटी या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, तो वो अपने इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं अपने फेथ के। तो कौन सा आर्टिकल यहां पर इसके बारे में बात करता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट एग्जाम में बन सकते हैं, या फिर किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है तो उसका ऑप्शन बनकर ये आप लोगों के सामने आ सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से इनको थोड़ा सा देखिए, रिवीजन करते रहिए। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं इंटरनेशनल वर्कर्स डे के बारे में। मई 1 1923 में यहां पर ये डे आप लोगों के सामने निकल कर आया, जो हमारी कंट्री में ये बेसिकली लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान के द्वारा सेलिब्रेट किया गया। बेसिकली रीजन यही था कि अंग्रेज जो थे वो काफी अत्याचार किया करते थे वर्कर्स के ऊपर, तो इसलिए ये डे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछता हूं, ये क्वेश्चन है कि 1924 में, ठीक है, 1924 में महात्मा गांधी जी के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था वो प्रिजाइड किया, और ये अकेला सेशन था। यहां पर ये सेशन कहां पर हुआ? इंडियन नेशनल कांग्रेस का, आईएनसी का, ये आप लोगों को बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेडली कई बार पूछे जा चुके हैं, पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम बोलते हैं इसको, जिसके द्वारा हमारी कंट्री की जो रैंकिंग है वो डिग्रेड कर दी गई है, और डिग्रेड करने के बाद में हमारी कंट्री की जो रैंकिंग है वो चाइना, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, इन कंट्री कैटेगरी में रख दिया, जहां पर माइनॉरिटी के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार किए जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों किया गया? बेसिकली इनका मानना है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, इसी के साथ में आर्टिकल 370 के साथ में जो अभी चेंज किया गया है, वो सारी चीजें यहां पर ये बताती हैं कि हमारी कंट्री में रिलीजन के नाम पर गलत चीजें की जाती हैं। तो ये बात बोली गई है यूएसए का जो कमीशन है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं हमारी कंट्री की इंसल्ट करने की कोशिश की जा रही है इंटरनेशनल लेवल पर, ताकि हमारी कंट्री के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके और फिर ये अपने हिसाब से कुछ अपना काम निकाल सके। ये पैटर्न है यूएसए का, हमेशा से ऐसा ही रहा है, पहली बार कोई ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करें, जिसको शॉर्ट फॉर्म में GRID आप लोग बोलते हैं। तो 2020 जो थी यहां पर ये इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। 2.6 मिलियन यानी कि 26 लाख जो लोग हैं वो सफर कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट में हमारी कंट्री में साउथ वेस्ट मानसून की वजह से। कई बार प्रॉब्लम देखने को मिलती है, कई सारी बाढ़ आती है, कई सारे एरिया में अलग अलग रीजन की वजह से लोगों को डिस्प्लेसमेंट करना पड़ता है। तो साउथ वेस्ट मानसून बहुत बड़ा यहां पर इंपैक्ट डालती है। तो ऑप्शन में अगर आप लोग कोई बोले कि पढ़ाई के लिए डिस्प्लेसमेंट होता है, लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, काम के लिए जाते हैं, लड़कियों की शादी होती है तो उसकी वजह से कई बार डिस्प्लेस होती है, अलग एरिया में जाती हैं, तो अगर वहां पर ये मानसून का भी अगर ऑप्शन हो तो इसको गलत मत समझिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को वहां पर बन सकता है ऑप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर आप लोगों को बताई दिया, सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा देखी गई है रामायण 77 मिलियन लोगों के द्वारा, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पता होना चाहिए थोड़ा सा। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको NTRO बोलते हो, इसके द्वारा बताया गया कि थोड़ा सचेत रहो कि हो सकता है आने वाले टाइम में साइबर अटैक और बढ़ते हुए नजर आए। स्पेशल 301 जो रिपोर्ट है यहां पर, यह रिपोर्ट यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, जिसको USTR आप लोग बोलते हैं, उनके द्वारा यहां पर रिप्रेजेंट की जाती है। बेसिकली इनकी कंट्री की जो कंपनी है दूसरी कंट्री में क्या क्या बैरियर यानी कि उनके सामने क्या क्या अड़चने आ रही हैं उसके बारे में बेसिकली ये बताते हैं, ताकि यूएसए जो है फिर वहां पर उन कंट्री को अपने हिसाब से गाइड कर सके कि उनकी कंट्री में ये प्रॉब्लम आ रही है, उनकी कंपनी को उनका सॉल्यूशन निकालो। खासकर हमारी कंट्री पर काफी एक तरीके से नजर रहती है इन सब चीजों की। फर्स्ट टाइम पब्लिश की गई थी 1989 में। आर्टिकल 30 है हमारे संविधान का, जो कि पार्ट 3 के अंदर में आता है। यह आर्टिकल बोलता है कि जो माइनॉरिटीज हैं, खासकर एक तरीके से रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, तो उनको अपने फेथ का इंस्टीट्यूशन वो बना सकते हैं और यहां पर ये एक तरीके से इसको सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। रिलीजन के नाम पर बहुत सारी चीजें अब की बार न्यूज में है, तो रिलीजन जो फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में आता है तो उससे क्वेश्चन आप लोगों के बन सकते हैं, ठीक है। तो वो भी आप लोग याद रखिएगा, यानी कि फंडामेंटल राइट वाले जो भी चैप्टर है उनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं अब की बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर लॉकडाउन के बारे में यहाँ पर समझ लेते हैं। आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन जो है वो 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। तो 17 मई तक जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है उसमें कई सारी चीजें जो है उनको रिलैक्स किया गया है, जैसे कि गाड़ी में जाना, प्राइवेट कार अपनी लेकर जा सकते हैं, जो ओला कैब वगैरह ये सब चीजें भी कर सकते हैं पर लेकिन एक पर्सन को लेकर जाएंगे, तो ये सारी चीजें यहाँ पर अलाउ की गई है। तो ये किसके द्वारा यहाँ पर ये स्टेप उठाए गए, यहाँ पर किसके द्वारा यहाँ पर ये ओपन की गई चीजें, तो होम मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर ये ओपन की गई है। ठीक है, तो ये याद रखेगा, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर के द्वारा यहाँ पर लोकल अथॉरिटी को बोला गया कि 100% कवरेज किया जाए ये यहाँ पर आरोग्य सेतु ऐप, यानी कि आरोग्य सेतु ऐप जो है वो खासकर जो कंटेनमेंट जोन है, यानी कि वो जोन जहां पर बहुत लार्ज स्केल पर केस देखने को मिल गए हैं, तो वहां पर 100% कवरेज इसका होना चाहिए। रेलवे के द्वारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए एग्जाम में बन सकता है। रेलवे के द्वारा यहां पर ये श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। ट्रेन का नाम याद रखिएगा, श्रमिक स्पेशल ट्रेन। क्या काम करेगी, आज की डेट में जो अलग अलग एरिया में जो भी लोग फंसे हुए हैं, जैसे कि कोई वर्कर कहीं पर फंसा हुआ है, कोई टूरिस्ट था कहीं घूमने गया था, वहीं पर ही लॉकडाउन लगा दिया, मोदी जी ने बोला कि जो जहां पर है वहीं पर ही रुक जाइए उस पे बड़े सारे मीम बने यार उस टाइम पे, ऐसा लग रहा था एक कई सारे ऐसे उल्टे सीधे में मीम बने कि सर वॉशरूम में है, टॉयलेट में, कि वहीं पे ही रुक जाएं। तो मतलब वही सब एंजॉय कर रहे थे लोग। चलिए कोई बात नहीं, खुश रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए। तो यहाँ पर वर्कर्स जो एक तरीके से टूरिस्ट है, इसी के सारे जो श्रद्धालु हैं कहीं गए हुए थे, या फिर जो बच्चे पढ़ने के लिए स्टूडेंट कहीं फंसे हुए हैं, तो उनको उनके राज्य तक पहुंचाया जाएगा। तो ये बेसिकली इसका काम रहेगा। तो रेलवे के द्वारा ये ट्रेन यहाँ पर है जो कि जिसका नाम रखा गया है श्रमिक स्पेशल। ठीक है, तो याद रखना। इसी के साथ में जो यहाँ पर लॉकडाउन जो एक्सटेंड किया गया है, ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का जो एक्ट है उसके हिसाब से यहाँ पर इसको एक्सटेंड किया गया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो लॉकडाउन है वो किसके हिसाब से एक्सटेंड किया जा रहा है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, क्योंकि जो पेंडेमिक है, जो महामारी है कोविड-19 की, वो एक डिजास्टर है, तो उसी के चलते यहां पर ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये बात कर रहे हैं फाइनेंस कमीशन के बारे में। तो फाइनेंस कमीशन जो होता है हमारी कंट्री में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संविधान में इसके बारे में लिखा हुआ है आर्टिकल 280 में। ये एक तरीके से टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी कंट्री में, जो सेंटर के थ्रू स्टेट को दिया जाता है या फिर यूनियन टेरिटरीज को। तो उसके बारे में यहाँ पर ये फाइनेंस कमीशन के हाथ में पावर होती है। अभी हमारी कंट्री में 15 फाइनेंस कमीशन का ड्यूरेशन चल रहा है, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो फाइनेंस कमीशन के द्वारा एडवाइस किया गया स्टेट गवर्नमेंट को कि वो एक तरीके से एडिशनल पैसा ले सकते हैं मार्केट से, जहां से भी उठाना चाहें, क्योंकि कोविड-19 के चलते ये सारी महामारी जो है इसकी वजह से स्टेट के ऊपर काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो सेंटर और स्टेट जो है यहाँ पर FRBM एक्ट है उनके खुद के, जिसके तहत यहाँ पर स्टार्टिंग में डिसाइड किया गया था कि जो फिस्कल डेफिसिट है उसको वो कवर करके चलेंगे। फिस्कल डेफिसिट शॉर्ट फॉर्म में बोलूं, आमदनी 98 और खर्च रुपया, यानी कि कम जितना आप लोग कमा नहीं रहे उससे ज्यादा खर्च कर रहे हैं उधार लेकर, तो डेफिसिट में चीजें चली जाती हैं। तो 50 बेसिस पॉइंट है वो डेफिसिट यहाँ पर वो एक तरीके से ऊपर कर सकते हैं, ताकि अपना जो और पैसा मार्केट से उठा सकें और राज्य के अंदर जो भी कमियां खामियां हैं उनको पूरा किया जा सके। ठीक है, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 का है। थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में समझ लेते हैं। फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, यानी एक तो रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, फालतू में पैसा खर्च नहीं करना है और बजट को भी मैनेज करना है। तो 2003 में ये एक्ट आया था हमारी कंट्री में, जो कि डिसिप्लिन किया जाए खासकर गवर्नमेंट को, जो भी रिड्यूस किया जाए फिस्कल डेफिसिट और इंप्रूव करें जो मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट होता है, इनकी कंट्री की इकोनॉमी को सही डायरेक्शन में लेकर चले। मेन पर्पज यही था कि जो फालतू का खर्चा किया जाता है उसको हटाया जाए और अपनी कंट्री की जो बेसिकली फिस्कल डेफिसिट है उसको 3% पर लेकर आए जीडीपी का। तो ये यहां पर बोला गया। हालांकि ये जो सपना था वो सपना ही रह गया, क्योंकि 2007-8 में आप लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिला, जिसको नॉर्मली रिसेशन भी आप लोगों के द्वारा बोला गया, और फिर यहां पर इसको सस्पेंड कर दिया गया 2009 में। फिर आंखें खुली, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे कि 2-3 महीने तक तैयारी नहीं करी, फिर 2-3 महीने बाद आगे खुली, यार तैयारी कर लेते हैं, एग्जाम पास में आ रहा है, तो फिर से आगे खुली 2011 में, फिर से बोला यार थोड़ा सा कुछ काम कर लेते हैं, दिक्कतें ज्यादा हो रही हैं, तो फिर से FRBM एक्ट पर काम करना स्टार्ट कर दिया गया। एक कमेटी भी बनाएगी NK सिंह जी की अध्यक्षता में। ये जो कमेटी थी इसके द्वारा रिव्यू करने की बात की गई 2003 का जो एक्ट था, और इसको बोला गया रिव्यू करके बताओ कि आगे इकोनॉमी को कैसे लेकर चलना है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में थी इकोनॉमी, और यही जो NK सिंह जी हैं ये 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन भी हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन सकता है, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है। आगे चलता हूं। नेक्स्ट यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए एग्जाम में बन सकता है। अभी ब्राजील के जो खगोल वैज्ञानिक है, एस्ट्रोनॉमर है, उनके द्वारा यहां पर डिस्कवर किए गए हैं 19 न्यू
एस्ट्रॉयड। नॉर्मली अगर एस्ट्रॉयड आप लोग देखेंगे तो ये क्वेश्चन कई बार जैसे कि असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम होता है उसमें पूछा जा चुका है, यूपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है कि एस्ट्रॉयड बेल्ट जो होती है वो किसके बीच में होती है। बहुत सारे एस्ट्रॉयड आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो किसके बीच में होती है, तो ये याद रखना वो मार्स और जुपिटर के बीच में होती है। तो ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है। अब जो हम लोग यहां पर बात करें, ये 19 एस्ट्रॉयड हैं, ये अलग अलग तरीके के उल्कापिंड टाइप के आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये जुपिटर और नेपच्यून के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जुपिटर और नेपच्यून कहां पर है, ये हो गया यहां पर जुपिटर और ये हो गया नेपच्यून, तो इसके बीच में यहां पर ये आप लोगों को रिवॉल्व करते हुए नजर आते हैं। तो इनके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो बोला जा रहा है एस्ट्रोनॉमर के द्वारा, जो खगोल शास्त्री हैं उनके द्वारा, कि ये जो है बेसिकली बिलीव किया गया कि इनके द्वारा ज्वाइन किया गया 4.5 बिलियन ईयर एगो। यूनिवर्स जब एक्सपेंड कर रहा था तो उस टाइम पर यहां पर इनके द्वारा ज्वाइन किया गया, और तब से यहां पर ये हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें आप लोग यहां पर ये घूमते हुए नजर आते हैं। किसके साथ में कनेक्ट करते हैं, यहां पर ये जुपिटर और नेपच्यून के साथ में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आज की डेट में ये पार्ट बन चुके हैं यहां पर सेंटर्स का। ये यहां पर एक तरीके से जो ऑर्बिट करता है सन के चारों ओर, उसको यहां पर बोला जाता है। एक ग्रुप ऑफ एस्ट्रॉयड है जो कि बिटवीन नेपच्यून और जुपिटर के बीच में आता है। इसी के साथ में एक टर्म और यहां पर है, जो एस्ट्रॉयड डिस्कवर किए जाते हैं यहां पर, इसको बोला जा रहा है यहां पर फर्स्ट इंटरस्टेलर एस्ट्रॉयड जो डिस्कवर किया गया, इसको बोला गया यहां पर, ये थोड़ा सा उल्टा सीधा सा नाम है, इसको बोला है उआमुआ। ठीक है, तो यहां पर ओमुआ, जो भी आप लोग इसको बोलिए, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का है, हल्का सा इसका आइडिया रख सकते हैं। बाकी इसके बारे में आप लोग जानते हैं, ये हमारी पृथ्वी होगी, तीसरे नंबर पर है सूरज से, तो इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। कई बार इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इनके बारे में याद रखिएगा। आज के डेट में प्लूटो को अगर आप लोग बात करते हैं तो प्लूटो सबसे छोटा ग्रह यहां पर माना जाता था। 2006 में इसको ग्रह की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया गया था। तो प्लूटो भी कई बार यहां पर आप लोगों को न्यूज में देखने को मिलता है, तो हल्का सा आरडीएस के बारे में भी आप लोग रख सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है, बात की जा रही है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसको CSIR बोलते हैं, और इसी के साथ में सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसको CSIO आप लोग बोलते हैं। इसके द्वारा डेवलप की गई एक टेक्निक जिससे लोगों को सैनिटाइज किया जाए, और इसी के साथ में इफेक्टिव डिसइंफेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोगों को याद होगा, मैंने एक आर्टिकल में पढ़ाया था कि NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड का डिसइंफेक्शन यूज किया जा रहा है लोगों के ऊपर, खासकर वर्कर्स के ऊपर जो बॉर्डर को क्रॉस कर जा रहे हैं। उस टाइम पर बोला गया था कि ये बहुत ज्यादा परेशानी कर सकते हैं, एक तरीके से इंपैक्ट डाल सकता है वर्कर की लाइफ पर, ये यूज नहीं करना चाहिए। तो वो सारी बातें हम लोगों ने इस टाइम पर समझी थी। अब यहां पर एक अलग तरीके का ये डिसइंफेक्शन यहां पर जो यूज किया गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोग बोल सकते हैं, जो कि यहां पर एक अच्छी क्वालिटी का आप लोगों को देखने को मिलेगा और डेवलप यहां पर किया गया है, जो CSIR और CSIO के द्वारा। ये जो बेसिकली ट्रांसफर कर दी गई है टेक्नोलॉजी, कहां पर एक नागपुर बेस्ड कंपनी है जिसको बोला गया है रिट वाटर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, तो इसको यहां पर ट्रांसफर कर दिया गया है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है बेसिकली ये हाईली इफेक्टिव और हाईली एफिशिएंट मानी जा रही है। बोली जा रही है कि हर एक पैथोजन क्या होता है, आप लोग इसको वायरस बोल सकते हैं, बैक्टीरिया बोल सकते हैं, या फिर किसी भी तरीके से वो चीजें जो कि बीमारी फैलाने का काम करती है, उनको पैथोजन बोला जाता है। तो जो मशीन जो यहां पर डेवलप की गई है वो बेसिकली जो प्रिंसिपल यूज कर रही है, ये कर रही है यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल, यानी कि मशीन यहां पर इस प्रिंसिपल के ऊपर काम करेगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल याद रखना, इस प्रिंसिपल के ऊपर ये मशीन यहां पर काम करेगी। तो मशीन जो है वो प्रोड्यूस करेगी फाइन और यूनिफॉर्म ड्रॉपलेट्स, जो कि यहां पर किल करेगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग वायरस, तो इनको यहां पर ये किल करेगी। और इसी के साथ में एडवांटेज यहां पर ये है कि मिनिमम लिमिटेड जो भी यहां पर डिसइंफेक्टेंट्स हैं यहां पर कंपेयर टू अदर जो मैनुअल मेथड होते थे उनके कंपेयर में ये ज्यादा बेटर है यहां पर। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर CSIR CSIO मिलकर यहां पर इनके द्वारा डेवलप किया गया है। ओके, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पर ये बात की रहे एक रोबोटिक्स डिवाइस के बारे में, आप लोगों के सामने है यहां पर ये डिवाइस, इसका नाम क्या है पहले तो आप लोग ये याद रखिएगा। इसको बोला गया यहां पर HCARD यानी कि हॉस्पिटल केयर असिस्टेटिव जो रोबोटिक डिवाइस है यहां पर ये क्या काम करती है, ये हेल्प करेगी जो भी फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर है उनकी। बेसिकली ये क्या काम करेगी, ये एक तरीके से फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन रखने की कोशिश करेगी जो यहां पर हेल्थ वर्कर है उनका कोविड-19 के पर्सन के साथ में, यानी कि ये उसके बारे में पहले से इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करा देगी। तो ये डेवलप की गई यहां पर HCRD ये CSIR के द्वारा डेवलप की गई है। और यहां पर दुर्गापुर जो यहां पर इसकी लाइब्रेरी है, लेबोरेटरी है, इसमें यहां पर इसको बनाया गया जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर में है। बेसिकली यहां पर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है बोथ ऑटोमेटिक और मैनुअल मोड में काम कर सकती है, मॉनिटर और कंट्रोल कर सकती है यहां पर जो भी यहां पर यूजिंग जो नर्सिंग बूथ या फिर कंट्रोल स्टेशन है उसके थ्रू। कॉस्ट इसकी 5 लाख बताई जा रही है और वेट इसमें 80 किलोग्राम बताया जा रहा है। इसी के साथ में
यहाँ पर आज के दिन में आप लोगों को बताया कोविड-19 के लिए किस तरीके से लड़ाई की जा रही है, तो टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन काफी जरूरी है। तो ये काफी एक बड़ा एक अच्छा कदम साबित होगा यहाँ पर। और डिवाइस जो है वो सैंपल भी कलेक्ट कर सकती है पेशेंट से, ठीक है। तो मल्टी टैलेंटेड डिवाइस आप लोग इसको बोल सकते हैं, मल्टी फंक्शनल, टैलेंटेड तो नहीं बोला जाएगा, टैलेंटेड तो इंसान होता है, तो मल्टी फंक्शनल डिवाइस आप लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है पर्टिकुलर पंचायत से रिलेटेड आप लोग बातें बोल सकते हैं, जैसे कॉमन सर्विस सेंटर जो होते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर विलेज लेवल पर ऑनलाइन रिटेल चेन जो उनको क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि आज की डेट में अगर आप लोग बात करें जो ई कॉमर्स कंपनी है, जैसे कि आप लोग बात करें फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, वहां से सिटीज में तो आसानी से डिलीवरी हो जाती है, पर गांव के लेवल पर डिलीवरी नहीं हो पाती है। तो उसी को बढ़ाने की बात की जा रही है। स्टेप जो है वो बात की जा रही है 60 करोड़ जो है पीपल जो गांव वाले एरिया में रहते हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू जो ई कॉमर्स कंपनी है उनको। फायदा क्या रहेगा? फायदा ये रहेगा लोग जो है वो घरों से ज्यादा बाहर नहीं निकलेंगे। विलेज लेवल पर ऑनलाइन रिटेल चेन अगर स्टार्ट हो जाती है तो फिर सारी प्रॉब्लम यहां पर दूर हो जाएगी। गांव में घर घर तक सामान को पहुंचाया जा सकता है आसानी से। तो जो भी इसेंशियल प्रोडक्ट है वो इसको स्टार्ट किया जा सकता है। और ये सारी जो चीजें हैं कौन सी मिनिस्ट्री मॉनिटर करेगी, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहां पर जो मिनिस्ट्री है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पर इन सब चीजों को मॉनिटर करेगी। तो इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। ये मिनिस्ट्री है जो इस सारे बेसिकली पैटर्न को यहाँ पर देखती हुई नजर आएगी। जब मैं यहाँ पर ये न्यूज लगा रहा था तो मुझे मिल्खा सिंह की जो मूवी है भाग मिल्खा भाग वो याद आ गई। वहां पर आप लोगों ने देखा होगा जब वो रनिंग करने के लिए दौड़ता है तो दूध 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 करता हुआ दौड़ता है और सबसे आगे निकल जाता है, ठीक है, क्योंकि दूध से उसको बहुत बहुत प्यार होता है। तो यहाँ पर वही बात बोली गई है कि दूध दुरंतो जो यहाँ पर स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है दिल्ली और आंध्र प्रदेश के बीच में। तो यहाँ पर मिल्खा सिंह का नाम याद रखिएगा क्योंकि वो भी दूध के लिए दौड़ता है, ये भी दूध के लिए दौड़ रही है। आंध्र प्रदेश से कहां पर आएगी? आंध्र प्रदेश से चलती हुई आएगी दिल्ली के अंदर में। तो अगर आप लोग लोकेशन अगर यहाँ पर इसकी देखना चाहेंगे तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि किस पर्टिकुलर लोकेशन से यहाँ पर, तो आंध्र प्रदेश से ये जो है बेसिकली दिल्ली पहुंचेगी ये दुरंतो। तो जो यहाँ पर सप्लाई है इसेंशियल प्रोडक्ट की वो कंप्लीट करने की कोशिश इस ट्रेन के द्वारा यहाँ पर की जाएगी। इसी के चलते आज की डेट में आप लोग देख सकते हैं और भी जैसे कि राशन सामान से रिलेटेड या फिर पार्सल से रिलेटेड ट्रेन चलाई जाती हैं, तो ये भी उसी कैटेगरी में इसको काउंट किया जाएगा। नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन तो नहीं चल रही है पर लेकिन ये वाली ट्रेन यहां पर स्टार्ट की जा रही है ताकि जो मिल्क वगैरह है वो प्रोवाइड कराया जा सके। देखिए आप लोगों को पता है बहुत सारे लोग जो होते हैं उनको मॉर्निंग में चाय चाहिए, इसी के साथ में जो बच्चे होते हैं उनको भी दूध चाहिए। तो दूध जो है वो काफी इसेंशियल कैटेगरी में आप लोग इसको मान सकते हैं, ठीक है। तो इसी के चलते काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि चाय जो है अगर आप लोग मॉर्निंग में पीते हैं थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए क्योंकि चाय अगर आप लोग खाली पेट पीते हैं तो वो कहीं ना कहीं बॉडी में एसिडिटी करती है। कोशिश कीजिए कि हल्का गुनगुना पानी पीजिए 1-2 गिलास, उसके बाद में आप लोग चाय पी सकते हैं। और अकेले चाय मत पीजिए, हल्का सा उसके साथ में कुछ बिस्किट वगैरह फिर रोटी वगैरह आप लोग खा लीजिए, तो वो भी एक तरीके से आपकी बॉडी में काफी फायदा पहुंचाता है क्योंकि चाय जो होती है वो एसिडिक नेचर की होती है और ये सारी चीजें जो होती है वो बेसिक नेचर की होती हैं, ठीक है। जैसे कि रोटी खा रहे हैं उसके साथ में आप लोग, ठीक है, ये सारी चीजें बिस्किट वगैरह खा रहे हैं तो ये इफेक्टिव होता है। हालांकि चाय पीने से बचो, जितना ज्यादा कम चाय पियोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। इससे अच्छा तो आप लोग चाय में जो दूध डालते हैं उतना दूध ही पी लीजिए आप लोग, थोड़ा सा 1 कप, वो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए कोई नहीं, जिसकी आदत है वो अच्छे से एंजॉय कीजिए। अब ये मत बोलने लगा अब सर हमारे खाने पीने पर भी रोक लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे से एंजॉय कीजिए। पर हाँ कोशिश कीजिए कि वो आप लोगों की हेल्थ पर नेगेटिव इंपैक्ट न डाले, तो वो थोड़ा सा बेटर रहेगा। अच्छा, कितने ऐसे चाय के प्रेमी हैं यहाँ पर जो देखने को मिलता है जिनका चाय के बिना सुबह को आंखें नहीं खुलती है? ऐसे भी बहुत सारे लोग आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। मैं चाय ज़्यादा नहीं पीता हूँ, बड़ी रेयरली पीता हूँ, कभी कभी 1 महीने में 1-2 बार कहीं पे जाना पड़ गया तो चाय पी लेते हैं, वरना मैं चाय नहीं पीता हूँ नॉर्मली। और वैसे अच्छी लगती है, अगर आप लोग देखोगे मॉर्निंग में चाय जो होती है, चाय और वो रोटी को गर्म करके और मक्खन वगैरह रख के अगर खाया जाए तो काफ़ी टेस्टी लगता है। वैसे सारी चीज़ें की हैं पर लेकिन हाँ यही है कि ऐसा है कि थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर अगर ध्यान देकर चलोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। स्वाद अपनी जगह, हेल्थ अपनी जगह, ठीक है। कभी कभी पी लेना चाहिए पर रेगुलर वो थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। ओके, कोई नहीं, आप लोग इन्जॉय कीजिए जैसे करना है, थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखते हुए पर। ओके, आगे बढ़ता हूँ। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अभी आज को पता है आप लोगों को हमारी कंट्री में मिड डे मील स्कीम जो चलाई जाती है जिसमें जो बच्चे हैं 1 से लेके 8वीं क्लास तक का, याद रखना 1 से लेके 8वीं क्लास तक के बच्चों को खाना खिलाया जाता है। तो इसके चक्कर में बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो इनरोल कर लेते हैं और खासकर स्कूल में रुक भी जाते हैं, यानी कि रिटेन भी कर पाते हैं। अटेंडेंस जो होती है उनकी वो इंप्रूव होती है, न्यूट्रिशन लेवल भी इंप्रूव होता है खाने के चलते ही सही। तो इसको नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशन सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, जो कि लॉन्च किया गया था एज ए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम 1995 में। यानी कि 1995 में सेंट्रल स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। सेंट्रल सेक्टर का मतलब क्या होता है, उसमें पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट ही पैसे देती है। स्पॉन्सर्ड में स्टेट और जो सेंटर है दोनों मिलकर पैसे देते हैं, ठीक है। अगर यहां पर डिफरेंस देखने को मिले सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सेक्टर का मतलब है कि सारा पैसा सेंटर देगा
और स्पॉन्सर्ड का मतलब है कि वो स्पॉन्सर कर रहा है, भैया कुछ हम देंगे कुछ तुम दो। तो इस तरीके से याद रखना। मिड डे मील जो स्कीम है वो कवर करती है 1 से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चे। इसी के साथ में यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड स्कूल है वो वहाँ पर स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर जो होते हैं वो, और इसी के साथ में सर्व शिक्षा अभियान के अंदर जो भी यहाँ पर आता है वो भी यहाँ पर जैसे मदरसा वगैरह वो भी कवर यहाँ पर किया जाता है। तो वर्ल्ड में सबसे बड़ा स्कूल फीडिंग प्रोग्राम है, इनके बच्चों को खाना खिलाए जाने वाले वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रोग्राम है ये। इसी के साथ में मिड डे मील जो स्कीम है ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर भी कवर की जाती है। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में, जो कि कंफ्यूजन नहीं रखना आप लोगों को, इसके बारे में भी जरूर याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। हालांकि ये न्यूज मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूं, पर इंपॉर्टेंट है यहां पर, इसके बारे में थोड़ा सा सुनिएगा। एक बच्चे के द्वारा बोला गया था कि सर समझ में नहीं आया, एक बार फिर से बताइएगा इसको। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है, क्योंकि कई सारी ऐसी हरकतें अभी आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। हमारी कंट्री की जो रैंकिंग है वो अलग अलग जो रैंकिंग है उसमें डिक्रीज की जा रही है। इसका सीधा सीधा रीजन ये है क्योंकि हमारी कंट्री में फिलहाल अभी रिसेंटली कई सारे अनरेस्ट देखने को मिले, तो उसके चलते ये प्रॉब्लम निकल के आई। पर लेकिन यहां पर तो हद ही कर दी। नीति आयोग ने बोला ऑस्ट्रेलिया के एक इंस्टीट्यूट को कि भैया हमारी टेरर रैंकिंग जो है वो इतनी खराब कैसे कर दी। आखिर क्या यहां पर बोला गया कि ग्लोबली टेररिज्म जो इंडेक्स है यहां पर, उसमें इंडिया की जो रैंक है वो 7वें नंबर पर ला दी। 7वें नंबर पर कहां पर, जैसे कि कोंगो हो गया, साउथ सुडान हो गया, बुर्किना फेसो हो गया, इसी के साथ में पैलेस्तीन हो गया, लेबनान हो गया। ये वो कंट्री है जिनकी खस्ता हालत है बहुत ज्यादा है, तो हमको इसकी कैटेगरी में रख दिया गया है। बोला गया टेररिज्म से सबसे ज्यादा अफेक्टेड कंट्री है और हमारी कंट्री भी इसकी कैटेगरी में आती है, तो 7वीं रैंक हमारी रखी गई है। ये जो है बेसिकली ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो है यहां पर ये तैयार किया था इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा। कहां पर लोकेटेड है, ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर लोकेटेड है। इसके द्वारा फर्स्ट टाइम ये रैंकिंग तैयार की गई थी 2000 में, और उसके बाद में कंटिन्यूअस इस रैंकिंग को तैयार करते हैं। और जो डेटा उठाते हैं यहां पर ये नेशनल कंसोर्टियम फॉर स्टडी ऑफ टेररिज्म एंड रेस्पॉन्स टू टेररिज्म, तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के यहां से डेटा इकट्ठा करते हैं और इसके बाद में यहां पर डेटा तैयार करते हैं। तो सोचने वाली बात यह है, इतने नीचे रैंक गिराना ये कितने हद तक वाजिब है। हमारी कंट्री इतनी ज्यादा भी अफेक्टेड नहीं है टेररिस्ट एक्टिविटीज से जितना यहां पर डाल दिया गया। सुडान के साथ में साउथ सुडान, पैलेस्तीन, लेबनान, जहां पर सांस ही नहीं आता है, दुनिया भर के लोग जगह जगह बम ब्लास्ट होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारी इमेज है वो भी यहां पर एक तरीके से खराब करने की कोशिश की जा रही है इंटरनेशनल लेवल पर, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है, क्योंकि कई बार मैं भूल जाता हूं रिव्यू करना। तो कई सारे बच्चे जो हैं वो बोलते हैं सर रिव्यू नहीं करते हो। तो देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले तो वर्ल्ड लाफ्टर डे के बारे में बात की। चलिए इसी बात पर एक बार हंस के दिखाओ, हंसना ये बात ऐसे हंसते हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने यहाँ पर क्विज देखा, अच्छे से जाना उसके बारे में। लॉकडाउन के बारे में कुछ बातें हम लोगों ने जानी यहाँ पर, जो कि इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसके बारे में, और आप लोगों को भी चीजें इंप्लीमेंट करके चलनी है। फाइनेंस कमीशन के बारे में और इसी के साथ में FRBM एक्ट के बारे में जाना। नेक्स्ट यहाँ पर एस्ट्रॉयड के बारे में जाना, और ये सारी चीजें भी हम लोगों ने देखी। इसी के साथ में जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हम लोगों ने देखी ये थी यहाँ पर जो 2 ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलकर यहाँ पर सैनिटाइजर और डिसइंफेक्शन जो है बेसिकली उसको करने की कोशिश की जा रही है। किस तरीके से वर्कर्स जो हैं, जो खासकर हेल्थ केयर वर्कर अपना ध्यान रख सकते हैं, उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। गांव में कैसे ई-कॉमर्स सर्विस पहुंचाई जा सकती है वो बात करिए। और दूध यानी कि दूध एक्सप्रेस आप लोगों को देखने को मिली दुरंतों के थ्रू। नेक्स्ट यहाँ पर मिड डे मील के बारे में जाना, और ये था यहाँ पर नीति आयोग के द्वारा जो क्रिटिसाइज किया गया है टेररिस्ट में जो रैंकिंग हमारी तैयार की गई है उसके चलते, ठीक है। तो ये हो गया आज का डिस्कशन। आइए अब देखते हैं कितने अच्छे से आप लोगों ने सुना है या फिर सो रहे थे। सोना नहीं है, ठीक है, 2-2 बार मेहनत करवा रहे हो, अगर अब भी सो रहे हो तो देखो पिटाई हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं वर्ल्ड लाफ्टर डे के बारे में। तो वर्ल्ड लाफ्टर डे जो है ये फर्स्ट जो यहाँ पर जो सेलिब्रेट किया जाता है, यहाँ पर फर्स्ट जो सेलिब्रेट किया गया था वो हमारी कंट्री में सेलिब्रेट किया गया था। तो यहाँ पर किसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था ये आप लोगों को बताना है, जो कि फाउंडर भी है लाफ्टर योगा मूवमेंट के। रेलवे के द्वारा ऑपरेशन क्या स्टार्ट किया गया है, जिसमें वर्कर्स जो है, टूरिस्ट जो है, माइग्रेंट लोग जो है, उनको उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। इसका नाम आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रहा है, ये एक्ट आप लोगों को बताना है जिसके थ्रू लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के बारे में बात की जा रही है। और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म क्या है जो कि मिलकर काम कर रहे हैं यहाँ पर। एस्ट्रोनॉमर यहाँ पर कौन सी कंट्री के हैं जिनके द्वारा एस्ट्रॉयड बेल्ट के बारे में बताया गया है। इसी के साथ में FRBM एक्ट के बारे में किसके द्वारा बोला गया है कि आप लोग ज्यादा खर्च कर सकते हैं। सॉरी, नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है SCARD, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है, जो कि यहां पर अभी न्यूज में थी, ठीक है। तो ये था टोटल डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। सारी PDF यहां पर आप लोगों को मिल जाएगी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। लक्ष्मीकांत की PDF भी यहां पर डाल दी गई है 6th एडिशन, जिसके पास में नहीं है वो जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ में और भी सारी जो भी PDF है उनके भी लिंक आप लोग यहां पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो सारी चीजें एक जगह इकट्ठी मिल जाती है। 1,10,000 से ज्यादा यहां पर ज्यादा मेंबर जुड़ चुके हैं, तो आप भी पार्ट बन सकते हैं। अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल पर भी आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हैं। यहां पर भी कई सारी चीजें शेयर की जाती हैं। अगर आप लोग यहां पर हैं तो कनेक्ट हो जाइए, अलग से प्रोफाइल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आसपास सफाई रखिए और इसी के साथ में एंजॉय कीजिए लाइफ को।
लेक्चर को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अगर आप लोगों को पसंद आता है, पसंद नहीं आता तो डिसलाइक जरूर कीजिए। आज डिसलाइक मत करना यार, ठीक है। आज ना मेहनत ज़्यादा हो गई गर्मी इतनी, कोई नहीं, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक जरूर करना है, ठीक है। और इसी के साथ में एंजॉय करते रहिए, कोशिश कीजिए कि लोगों को पढ़ा दीजिए अगर आप लोगों को टाइम मिलता है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करो यार। और अब की बार सेव हो जाए, वरना अब की बार हिम्मत नहीं पड़ेगी फिर से इसको रिकॉर्ड करने की।